नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में समझ लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। जो बड़ी खबर है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने भोपाल और जयपुर में कांग्रेस के खिलाफ खोला है मोर्चा। आरोपों की बौछारें की हैं और इन आरोपों में मोदी ने क्या क्या कहा है, इस पर हम बात करेंगे। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने वहां फिर से अपने चुनावी एजेंडे को लेकर साफ संदेश दे दिया है। क्या है ये संदेश, ये भी बात होगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बयान से खलबली मच गई है, ऐसा उन्होंने क्या कह दिया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ओवैसी ने राहुल गांधी को एक और चुनौती दी है। कांग्रेस ने उस चुनौती पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोलेंगे। इस पर भी बात होगी। नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने की अटकलों के बीच एक बार बड़ा बयान दिया है और फिर से वो चर्चाओं में है। उधर स्वामी दीपांकर ने सनातन पर जारी विवाद के बीच कहा है कि सनातन के विरोध में इतनी बातें होने के बावजूद ज्यादातर राजनीतिक दल चुप हैं और ये उनकी कमजोरी को बताता है। ये पूरा इंटरव्यू आप चुनाव आज तक पर देख सकते हैं। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल जयंती के मौके पर आज 2 राज्यों में 2 रैलियां की हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगहों पर उनके निशाने पर रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन और राजस्थान में जनसंकल्प यात्रा के समापन पर नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, उससे साफ समझ में आया है कि चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुके हैं। भोपाल में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जहां सत्ता में रहती है उस राज्य को बर्बाद कर देती है, उसे विकास के हर काम से एतराज है। इतना ही नहीं, मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। चलिए पहले सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने भोपाल और जयपुर में कहा क्या है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। तो जयपुर में मंच पर वसुंधरा राजे भी नजर आई थी। गौरतलब है कि पीएम मोदी की रैली से पहले रविवार को वसुंधरा के आवास पर मिले उनके धुर विरोधी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। इस मेल मिलाप को बीजेपी के पैचअप अभ्यास की तरह देखा गया था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 2 सितंबर को शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ के मौके पर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद वो पूरी परिवर्तन यात्रा से गायब रही। लेकिन अब पीएम मोदी की रैली में वसुंधरा की मौजूदगी से इतना संकेत जरूर मिल गया है कि उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि वसुंधरा का भाषण रैली में नहीं हुआ, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो अभी नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जता दी है। उधर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज पहुंचे एक दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी जीत पक्की बता चुके राहुल गांधी ने कल कहा है कि सिर्फ राजस्थान में मुकाबला होगा, बाकी छत्तीसगढ़ जो जीता हुआ है। आज उन्होंने बिलासपुर जिले के सकरी गांव में आयोजित आवास न्यास सम्मेलन में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और फिर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि जातीय जनगणना की मांग दोहरा रहे हैं हम बार बार। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो जातीय जनगणना से डर गई है। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कहा। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज
और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज है और कांग्रेस आलाकमान को लगता यह है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी छत्तीसगढ़ एक बार फिर से जीत सकती है, लेकिन बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ना चाहती। इस कड़ी में पीएम मोदी का खास ध्यान है छत्तीसगढ़ पर। प्रधानमंत्री अगले 4 दिनों में 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 सितंबर को प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में शामिल होंगे। इसके 3 दिनों के बाद 3 अक्टूबर को पीएम जगदलपुर जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होना है 28 सितंबर को, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव करते हुए इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पीएम मोदी इससे पहले 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, जहां रायगढ़ जिले में उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एनसीपी में टूट के बाद एनडीए में शामिल हुए अजीत पवार के एक बयान से अटकलों का बाजार फिर से गर्म है। दरअसल एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक दिन पहले ही कहा था कि उन्हें भी नहीं पता कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट पर कब तक हैं। उन्होंने कहा कि वो जब तक इस पोस्ट पर हैं तब तक लोगों को योजनाओं का लाभ देना उनका काम है। अजीत पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत गुट के बीच में तालमेल नहीं बना पा रही। इसी बीच शनिवार को अमित शाह मुंबई दौरे पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने तो उनसे मुलाकात की, लेकिन उस मीटिंग में अजीत पवार नहीं थे। इसी बीच अजीत पवार 2 बार शरद पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। वैसे शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच एनसीपी के सिंबल की लड़ाई अब चुनाव आयोग में है और चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुला लिया है। अब सुनाते हैं अजीत पवार क्या कह रहे हैं इस पर। त्याच्या हातामध्ये आज राज्य सरकारचं फायनान्स विभाग आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जरा झुकतं माप मिळतं, परंतु हे पुढं टिकेल नाही टिकेल माहिती नाही, पुढचं कोणी सांगितलं। त्याच्या हातामध्ये बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगा हुआ हूं और ऐसी फालतू बातें नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अब उन्हें एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए दोनों ही बयान सुनवा देते हैं आपको, नीतीश कुमार ने क्या कहा है और उसके बाद सुशील मोदी की तरफ से क्या निशाना साधा गया है। आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है क्या? एनडीए की तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। अरे क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उसको क्या मतलब है। अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी। दरअसल नीतीश बार बार ऐसे संकेत देते हैं जिससे ये लगता है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि इस बार विपक्षी दलों को एकजुट करते हुए और बीजेपी पर हमला बोलते हुए वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनका फिर से एनडीए में लौटना आसान नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति में पलटी मारते रहे हैं और इसीलिए वो ना तो जनता में और ना ही अपने सहयोगी दलों में विश्वास भर सके हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव
राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई है असदुद्दीन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे रहा हूं कि वो वायनाड के बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़े। आप बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, मैदान में आते हैं, मेरे खिलाफ लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। चलिए सुनवा देते हैं आपको कि असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कहा है। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। तो तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएम के बीच टकराव चल रहा है क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की टॉप पर पहुंचने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने तेलंगाना की एक सभा में बोलते हुए कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और एआईएम तेलंगाना में एक साथ काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उनकी पार्टी इस तिकड़ी के खिलाफ है। दरअसल इंडिया गठबंधन में ओवैसी को पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। वो अपनी तरफ से तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और तेलंगाना में कांग्रेस और उनकी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा कि वो कांग्रेस को निशाना बनाए। इसी के साथ चुनाव आज तक की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दें जिससे कि चुनावों से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।